नमस्कार, एक्शन पैक्ड खबरों के धुआंधार बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। एक बार फिर से हाजिर हैं तेवर एक्शन और ब्रेकिंग न्यूज से भरपूर बिल्कुल नया बुलेटिन लेकर अभी यानी आपके शहर की हर वो खबर जो इस वक्त सुर्खियों में है आपको मिलेगी अभी। आज खबरों में बात करेंगे नोएडा में कैसे 30 फीट के गड्ढे में डूबने से हुई 27 साल के इंजीनियर युवराज की मौत, लखनऊ में केजीएमयू फिर क्यों बना है छावनी, बंगाल में मुर्शिदाबाद से बर्धमान तक क्यों हो रहा है बवाल। बीएमसी में मेयर को लेकर कब तक सस्पेंस रहेगा, किश्तवाड़ में कैसे 2 दिन से चल रहा है आतंकियों के खिलाफ एनकाउंटर और कहां-कहां चला माफिया पर बुलडोजर। अभी में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ हुए दर्दनाक हादसे में मौत ने सिस्टम को बेनकाब कर दिया। 27 साल के युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। घर से महज 500 मीटर की दूरी पर ही तो था ये युवक, ये इंजीनियर चीखता रहा, चिल्लाता रहा और इसी चीख चिल्लाहट में वो काल के गाल में समा गया। करीब 2 घंटे तक वो खुद को बचाने के लिए कोशिशें करता रहा, वो मदद के लिए आवाज लगाता रहा, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करके वो कोशिशें करता रहा कि कोई तो आए उसे बचाए। पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, वो लगातार कह रहा था। इसके बाद कार समेत नाले के पानी से भरे हुए 30 फीट गहरे दलदल में वो समा गया। युवराज मेहता की स्पॉट पर ही मौत हो गई। पिता लाचार बेबस सामने सब कुछ देखते रहे, लेकिन सिस्टम के आगे सब कुछ फेल नजर आया। खुद को बचाने के लिए युवराज ने जितनी भी कोशिशें की थी वो नाकाम हो गई। दलदल में गिरा इंजीनियर, हादसा नहीं ये मर्डर। नोएडा में इंजीनियर की हत्या का मुजरिम कौन? मॉल के लिए खोदा गड्ढा, युवराज को मार डाला। पिता की आंखों के सामने बेटे के प्राण चले गए। बोट वगैरह की आवश्यकता थी ताकि उसके करीब पहुंचा जा सके, वो नहीं हुआ, नहीं तो उसकी जान बच सकती थी, पॉसिबल था। मैं मरना नहीं चाहता, ये कहते कहते वो डूब गया। क्या वो पूरी टीम में किसी को तैराकी नहीं आती थी? नहीं आती तो आपके पास लाइफ जैकेट थी, आपके पास कार्ड थी, टायर था, ट्यूब था, कोई भी जा सकता था, बट उनका अपना नहीं था तो शायद इन्होंने इतना नहीं किया। मोबाइल का फ्लैश ऑफ, युवराज की सांसें बंद। युवराज की मौत के बाद लोगों में बड़ी नाराजगी है। 15 दिन पहले उसी स्पॉट पर एक ट्रक भी गिरा था और अब एक कार गड्ढे में समा गई, एक युवक की जान चली गई। लोगों का आरोप यह है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं इस वक्त नोएडा की उसी जगह पर मौजूद हूं, सेक्टर 150 में, जहां पर 27 साल के युवराज नाम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यहाँ जो गड्ढा है मेरे सामने, यहाँ पर डूबने से उनकी मौत होगी। उनकी गाड़ी यहाँ पर गिरी थी और जो युवराज की गाड़ी थी, अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं आपको तो यहीं से रात के तकरीबन 12 बजे थे और आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से जो दिल्ली एनसीआर है यहाँ पर फॉग और जो कड़ाके की ठंड है इस वक्त पड़ रही है, वो गाड़ी इसी तरह से यहाँ पर आई और यहाँ सीधा, क्योंकि किसी भी तरह की जो बैरिकेड जो यहाँ पर अब लगी हुई है, जो ये तमाम यहाँ पर बैरिकेड खड़े कर दिए गए, उस वक्त बैरिकेड नहीं थे, तो सीधी गाड़ी यहाँ से आई और सीधी यहाँ से आते हुए अंदर गिरी। और ये देखिए कि आपको इससे भी अंदाजा होगा कि जो इससे पहले जो स्थानीय लोग हैं ये बता रहे हैं कि यहाँ ट्रक भी गिरा। तो ये जो आप बाउंड्री वॉल अभी टूटी हुई देख रहे हैं, ट्रक और उसके बाद गाड़ी, अब वो लोकेशन कहाँ है ये भी बड़ा मुश्किल है। इस वक्त गाड़ी अंदर ही है, अब तक निकाली नहीं गई है, तो इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि किस तरह की सिचुएशन उस वक्त रही होगी। ये पूरा पानी भरा हुआ है, यहाँ पर मॉल बनना था, लेकिन जिस कंपनी ने यहाँ पर मॉल बनाना था ये मॉल नहीं बना, लेकिन कोई सेफ्टी के इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किए गए थे। ज़रा सोचिए किस तरह की हालत उस वक्त रही होगी। और तमाम जो चीज़ें हैं हम इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए, अब जब उस लड़के की मौत हो गई, 27 साल का जो युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको अपने भविष्य में बहुत कुछ करना था, बड़े सपने उसने देखे थे,
उसके लड़के की मौत के बाद अब ये बैरिकेड यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या ये पहले नहीं लग सकते थे ताकि एक 27 साल के युवा की जान बच जाती? लेकिन लापरवाही इस कदर है कि अब यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए। स्थानीय जो लोग हैं यहाँ के, वो लगातार ये डिमांड करते रहे पहले से भी कि यहाँ कम से कम कोई बोर्ड लगा दिया जाए, बैरिकेड कर दिया जाए, ताकि जो वाहन चालक या गाड़ी चलाने वाले लोग हैं उनको अंदाज़ा हो कि यहाँ क्या कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से टर्न लेना है। क्योंकि जब यहाँ कोहरा, घना कोहरा, सुबह के वक्त जब हम भी आए तो उस वक्त भी यहाँ नज़र नहीं आ रहा था कि दरअसल टर्न किस हिस्से से लेना है। वह यही वजह रही कि उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अंदाज़ा नहीं हुआ और जब उसने मुड़ने की कोशिश की, गाड़ी सीधा वहां पर जाकर गिर गई। कुछ स्थानीय लोग लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर है, उनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक है, मैं टाटा यूरेका पार्क में ही रहता हूँ। अच्छा, उसी जहाँ युवराज सोसाइटी में रहता हूँ। आप किस कदर लापरवाही हम देख रहे हैं कि अब तो बैरिकेड भी खड़ी कर दिए गए। ये सब कुछ मैं बोलूँगा कि कई सारी वार्निंग्स ऑलरेडी थी। लाइक जैसे आपने सही बताया कि 10 दिन पहले एक ट्रक यहाँ पे सेम स्पॉट पे गिरा था। ट्रक भी गिरा था? ट्रक गिरा एग्जैक्टली सेम स्पॉट पे, उसकी पिक्चर्स भी हैं, सारा कुछ है जो गिरा था। उसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया, जस्ट ट्रक को निकाल दिया गया और इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया। और आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदमी जब घने कोहरे में आएगा तो जरूरी नहीं है कि वो इसको नोटिस कर पाएगा। तो हुआ वही कि रात में करीब 12 बजे वो सीधा आ रहा था एंड ही डिडंट नोटिस दैट राइट टर्न। उसकी गाड़ी सीधी इसी रास्ते से आगे चली गई। एंड उसके बाद भी ये सिचुएशन वहाँ नहीं ख़त्म होती है कि जब SDRF की टीम आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई, तो उनकी पास तो कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना कि पानी से आप किसी को निकाल पाएँ, बट वो नहीं हुआ। ये सबसे दुखद बात है कि एक पिता यहाँ पे खड़े होकर अपने बच्चे को वहाँ पे डूबते देख रहे हैं। ये पेन जो है ना, हर कोई, आई थिंक हम में से बहुत लोग पिता होंगे, इस चीज़ को समझ सकते हैं। और ये नाकामयाबी है कि दिल्ली NCR जैसी जगह पे अगर हम एक इंसान को जो 20 मीटर आगे पानी में गाड़ी पे बैठा नहीं बचा पा किया, जिसने अपने पिता को बताया, प्रशासन आ भी गया। बिल्कुल, आप सामने देख रहे हो 20 मीटर 30 मीटर की दूरी पे वो खड़ा है, बैठा है गाड़ी पे, हम उसको नहीं बचा पा रहे। तो आप सोचिए कि दूसरे रिमोट एरियाज में क्या होता होगा। तो ये हमारी कैपेबिलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हम इसको कैसे इंप्रूव करें। इस पे हमें जरूर सोचना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए। गाड़ी अभी भी अंदर ही है, ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी अभी भी अंदर ही है और इस पे आगे और कहीं भी इस सेक्टर में और भी घटनाएं हुई हैं। एक और सवाल ये है कि अब तो ये बैरिकेड लग गए हैं यहाँ पर, पहले क्यों नहीं लग पाए? क्या इंसान की जिंदगी की कीमत प्रशासन के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए नहीं कि भाई पहले से सतर्कता बरती जाती? अब नोएडा के सेक्टर 150 के हादसे वाले स्पॉट पर युवराज मेहता करीब 80 मिनट तक तेज आवाज में चिल्लाता रहा, फोन करता रहा, पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। कार समेत नाले के पानी के अंदर गाड़ी डूब रही थी। लगातार वो चिल्ला रहा था कि मुझे बचा लें, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इस इलाके के जिम्मेदार अफसरों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। ट्रैफिक विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं, बर्खास्त कर दिया गया है। बिल्डर के आवंटन और निर्माण कार्य की रिपोर्ट मांगी गई है, FIR दर्ज की गई है और पूछताछ भी फिलहाल की जा सकती है। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की गाड़ी जिस वक्त इस पानी में गिरी और ये जो गड्ढा, इसके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत गहरा है, उसके बाद युवराज ने अपने पिता को फ़ोन किया और ये कहा कि मैं गड्ढे में गिर गया हूँ, पानी से भरा जो गड्ढा है वो पूरी गाड़ी मेरी उसमें गिर गई है। पिता इसके बाद फौरन, क्योंकि पास में ही तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर उनकी सोसाइटी है, वो भाग कर आए। पहले उनको ये नहीं पता चल पाया कि दरअसल गड्ढा कहाँ है, पानी कहाँ भरा है, वो देखते रहे। किसी तरह से उन्हें ये पता चला कि यहीं पर युवराज गिरा है, क्योंकि वो टॉर्च जला रहा था और हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। और आखिरी वक्त में पिता ने कोशिश की, प्रशासन को फ़ोन किया, तमाम टीमें, जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं यहां पर प्रशासन की टीम पहुंच भी गई थी और युवराज की गाड़ी जो इस वक्त पानी में है, निकाली नहीं गई है, ये तमाम स्थानीय लोग बता रहे हैं। तो यहाँ से अगर तेजी के साथ वो गिरी है तो 20-30 फीट दूरी पर होगी यहाँ से, और प्रशासन की टीम पहुंच भी गई। अब एक पिता की बेबसी देखिए कि उसका बेटा डूब रहा है, गाड़ी पर लेटा हुआ है, जो पिता ने बताया, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे।
चश्मदीदों के मुताबिक हादसे के बाद भी प्रशासन खिलवाड़ करता रहा। कोई भी पानी में उतरने के लिए तैयार ही नहीं था। घटना के चश्मदीद मुनेंद्र, जो कि एक डिलीवरी बॉय हैं, उन्होंने बताया कि पुलिस प्रशासन के साथ 100 लोगों की भीड़ स्पॉट पर जमा थी, लेकिन बचाने के लिए कोई आगे ही नहीं आया। आखिर में उसने हिम्मत करते हुए अपनी कमर पर रस्सी बांधी, पानी में उतरने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा और कोहरा इतना था कि उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। मेरे साथ इस वक्त इस पूरे मामले में चश्मदीद जिन्होंने युवराज को बचाने की भी कोशिश की, मोनिंदर मौजूद है। ये उस वक्त पानी में भी कूदे थे, प्रशासन की टीम भी मौजूद थी, लेकिन प्रशासन ने उस तरह से मदद नहीं की थी। मोनिंदर, ये बताओ कि आपको कैसे जानकारी मिली और किस वक्त आप पहुंचे थे यहाँ? मैं जी फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। 5 बजे से रात के 2 बजे तक मैं फ्लिपकार्ट चलाता हूँ। तो मेरा ऑर्डर बाजा था, नॉर्मली तरीके से मैं ऑर्डर लेके आ रहा था। फॉग था बहुत ज़्यादा, तो मैं धीरे धीरे आ रहा था। रात के 12 बजे? जी, 12 बजे नहीं आ रहा था, मैं आया था 1:35 पे, 40 मिनट पे। ठीक है जी। लड़का गिरा हुआ था 12 बजे का, लड़का 12 बजे का गाड़ी समित इसमें गिरा हुआ था। बताए लोकेशन भी कहाँ थी? हाँ, बता सकते हैं जी जी, ये दिखाएं आप, टूटी हुई दीवार। ये इसी गाड़ी से टूटी थी? नहीं जी, ये 15 दिन पहले ट्रक से टूटी है, सेम कंडीशन बिल्कुल। अगर मैं मौके पे नहीं होता वो ड्राइवर डूबता, लेकिन उस ड्राइवर को भी मैंने बचाया था। ट्रक में जो रस्सा बंधा हुआ था, मैं ट्रक पे चढ़ा था। मैं सोच रहा था अगर मैं खुद दागूंगा तो मैं खुद डूब जाऊंगा, क्योंकि अगर वो मुझे गुथेगा मैं उसे गुथूंगा बचाने के लिए। मैं ट्रक पे ऊपर चढ़ के, ट्रक में रस्सा बंधा हुआ था तो दोनों साइड जी, मैंने रस्सा खोल के उसके पास फेंक दिया। मैं कहा भाई इस रस्सा के सहारे तुम अभी बचे रहो। इतने में भी 2-4 आदमी रोड पे रोक के, गाड़ी रोक के, राइडर्स चलते हैं इस पे पूरी रात, मैंने रोक के मैं कहा अभी आदमी लाता हूँ। मैंने कम से कम 15-20 राइडर रोक लिए यहाँ पे। मैंने बोला भाई वहाँ पे एक ड्राइवर डूबा हुआ है। युवराज का फिर क्या हुआ? युवराज का गिरने के बाद 12 बजे गिरने के बाद युवराज कम से कम 1:45 बजे तक लड़का गाड़ी पे बैठ के टॉर्च दिखाता रहा कि प्लीज मेरी हेल्प कीजिए जी, कि मेरी हेल्प कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, लेकिन उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 100 आदमी होने के कारण वो लड़का डूब के मर गया। यहाँ कितने लोग जमा थे उस वक्त? 100 प्लस थे जी। पुलिस भी थी? हाँ जी, पुलिस भी थी। और लेकिन पुलिस में मैं बता सकता हूँ, पुलिस में जो थे वो कुछ उनकी एज थी, बुजुर्ग अवस्था थी, और कुछ पे जो नौजवान थे एक दो, उन पे तैरना नहीं आता, तो वो मैं वहीं पे था कि किसी पे तैरना नहीं। फिर उन्हें पुलिस आई तुरंत, पुलिस ने तुरंत फायर ब्रिगेड वालों पे कॉल की। फायर ब्रिगेड वाला है, उनके पास सारी सुविधा थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, 100 मीटर का रस्सा भी था, 3x6 की नाव भी थी उनके पास। लेकिन नाव को यहीं डाल के वो ऐसे कर रहे थे कि नाव आगे नहीं चल रही है, आगे नहीं जा रहे हैं, इस बेसमेंट है, इसमें सरिया है, पानी बहुत ठंडा है। मतलब उस जी, वक्त भी युवराज जिंदा था? जी, जब फायर ब्रिगेड आ गई थी उस वक्त लड़का जिंदा था। अच्छा, हाँ, ये बात सच है। कैमरा के सामने मैं सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें। मैं बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ कि मुझ पे बहुत लोगों की नजर गड़ चुकी है। मैं तुम्हें सच्चाई बताऊँ, 3 दिन से मैं सच्चाई बता रहा हूँ बिल्डर के खिलाफ। ये बिल्डर युवराज ने रात 12:20 पर पिता को फोन करके हादसे की जानकारी दी। पिता ने तुरंत डायल 112 पर घटना की सूचना दी। कुछ ही मिनट में पिता भी वहां पहुंच गए। करीब 30 मिनट बाद पुलिस और दमकल विभाग की टीमें पहुंची। रात 1:15 पर एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई, लेकिन बाहर निकालने में काफी देर हो गई, जिसके चलते युवराज की मौत हो गई। आपको हादसे के वक्त की तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। सुबह 4 बजे के बाद युवराज मेहता को बाहर निकाला गया, फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने युवराज को मृत घोषित कर दिया। हमारे सहयोगी शोएब रजा इस हादसे वाले स्पॉट पर ही मौजूद हैं। बहुत सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। पहला प्रश्न तो इसी बात को लेकर है, फायर ब्रिगेड की टीम, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि युवराज जिंदा था तब वहां पर पहुंच गई थी, उनके पास इक्विपमेंट भी थे, तो क्यों नहीं बचा पाई? बिल्कुल मीनाक्षी, ये तमाम सवाल है जिनकी जांच भी होनी जरूरी है। लेकिन एक तस्वीर और आपको दिखाता हूं कि अगर प्रशासन चाहे तो कैसे वो सतर्कता बरत सकता है पहले, लेकिन हादसों का इंतजार किया जाता है। जैसे ही हादसा हुआ, खबर मीडिया में आई तो बैरिकेड कर दिए गए, और बैरिकेड पे आपको जो हमारे कैमरा पर्सन है वो दिखाएंगे कि आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, ये स्लोगन लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ कोई सुरक्षा नहीं हो पाई। बैरिकेड लगा दिए गए हैं, यहां तक क्या सुबह से झाड़ू लगाई जा रही है इस सड़क पर, जिसको कभी कोई देखने नहीं आया था। आज यहां पर झाड़ू लगाई जा रही है, धूल मिट्टी ना उड़े इसके लिए पानी का छिड़काव किया गया है। मीनाक्षी, सोचिए कि अगर इसकी आधी भी सतर्कता पहले यहां पर दिखाई देती प्रशासन के द्वारा, बैरिकेड कम से कम 2 ही बैरिकेड लगा दिए जाते, जो कोई फॉग में या घरे जो कड़ाके की ठंड है उसमें रात के वक्त आता तो उसको अंदाजा होता कि यहां पर सड़क
खत्म हो रही है तो ये हादसा ना होता। एक ट्रक 10 दिन पहले, बता रहे हैं लोग स्थानीय, कि 10 दिन पहले यहाँ पर गिरा, उसके बावजूद भी किसी तरह के कदम नहीं उठाए गए। शोएब, अगर एक और जानकारी आप जुटा पाए हैं, शोएब, ये किसका मॉल तैयार हो रहा है, बिल्डर कौन है? बिल्कुल, देखिए ये लोटस मॉल, इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये बनाया जा रहा है और बहुत दिनों से ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसमें ये जो सिचुएशन बनी वो इसलिए क्योंकि पूरा प्लॉट खाली पड़ा रहा, इसमें बुनियाद वगैरह भरी गई थी, जो बता रहे हैं लोग न्यू। और ये जो नाला है, ये नाला इसके बराबर से बहता है, इसका पानी इसमें जाता रहा। तो कुल मिलाकर ना सिर्फ लोटस जो यहाँ पर जो भी ये बिल्डर है, इस कंपनी के मालिक, उनकी लापरवाही के कम से कम वो किसी तरह का यहाँ पर कोई बैरिकेड या नहीं शोएब, देखिए हमने तो अपने सामने नोएडा को इतना डेवलप होते हुए देखा, इतने सारे बड़े बड़े मॉल शोएब हमने अपनी आंखों के सामने बनते हुए देखे, जिनकी नींव भी खोदी गई, लेकिन हमेशा से उन कंस्ट्रक्शन साइट पर लोहे की बड़ी बड़ी शीट्स लगा दी जाती थी जिससे कि कोई हादसा ना हो। तो सबसे बड़ा गुनहगार तो ये बिल्डर है, सबसे बड़े गुनहगार तो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले वो मैनेजमेंट टीम के लोग हैं जिनकी वजह से युवराज की जान गई है। और फिर जो प्रशासन की लापरवाही है वो तो साफ दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब युवराज मेहता की मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। सोसाइटी और आसपास के लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध भी दर्ज करवाया। लोगों ने प्रशासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया है। आरोप लगाया कि पहले से इंतजाम होते तो जान नहीं जाती, या उस वक्त भी टीम सजग होती और तमाम इक्विपमेंट्स के साथ पहुंचती और कोशिश करती युवराज को बचाने की, तो शायद युवराज की जान ना जाती और परिवार को ऐसे इकट्ठा होकर या जानने वालों को ऐसा इकट्ठा होकर ये कैंडल मार्च ना निकालना होता। Justice for Yuvraj! Justice for Yuvraj! We need बड़ी खबर लखनऊ से, जहां आज केजीएमयू में भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच दही चूड़ा भोज दिया जा रहा है। धर्मांतरण के मुद्दे पर घमासान के बाद आज केजीएमयू में खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। यूनिवर्सिटी वीसी की तरफ से खिचड़ी भोज दिया जा रहा है, लेकिन पिछले दिनों हिंदू रेजिडेंट डॉक्टर के साथ ही मुस्लिम डॉक्टर के उत्पीड़न के मुद्दे पर घमासान मचा हुआ था। ऐसे में आज के आयोजन को लेकर पूरे कैंपस में भारी फोर्स तैनात है ताकि किसी भी तरह का बवाल ना हो। आपको जानकारी देते इस पूरे मैटर में बहुत प्रोटेस्ट हुआ था और महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव भी समर्थकों के साथ यहां पर पहुंची थी। जमकर तोड़फोड़ और हंगामे की तस्वीरें तब भी देखने को मिली थी। तो केजीएमयू एक बार फिर से छावनी में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है, लेकिन कहीं कोई फिर मसला खड़ा ना हो जाए, इसलिए इतनी पुलिस यहां पर चौकन्नी है। और विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल बताइए, इस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर का माहौल कैसा है? दही चूड़ा का आयोजन तो किया जा रहा है, लेकिन क्या मुकम्मल इंतजाम प्रशासन की तरफ से है ताकि माहौल ना बिगड़े? प्राची, देखिए जो केजीएमयू की वीसी हैं उनकी तरफ से बाकायदा मकर संक्रांति के मौके पर ये बड़ा आयोजन किया गया है। और चूंकि जो केजीएमयू की वीसी हैं उनकी भूमिका को लेकर के, उनके एटीट्यूड को लेकर के जो जांच चल रही थी उसमें जिस तरीके से वो जांच करवा रही थी उसको लेकर के तमाम सवाल उठाए थे बीजेपी नेता अपर्णा यादव, जो कि महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी हैं। उसके बाद ये मौका आया है खिचड़ी का, जिसमें वीसी भी जो है वो चाहती है कि सभी लोगों को बुलाया जाए, सभी के साथ बैठा जाए और उसके बाद जो विवाद शुरू हुआ था उस विवाद को खत्म करते हुए पठन पठान का जो कार्य होता है न सिर्फ उसको आगे बढ़ाया जाए, बल्कि जो आरोपी डॉक्टर रमीज है उसके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है उसको भी स्टैंड बाय करना चाहता है, उसको भी आगे बढ़ाना चाहता है केजीएमयू प्रशासन। इसीलिए ये पूरा बड़ा मौका चुना गया है खिचड़ी भोज का, जिसमें तमाम लोगों को बुलाया गया है, स्टूडेंट्स को बुलाया गया है, फैकल्टीज को बुलाया गया है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने, पुलिस ने मौके पर जबरदस्त तरीके से पुलिस फोर्स की व्यवस्था बना दी है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम ना होने पाए जिसकी वजह से केजीएमयू पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। इसीलिए पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी है और ये कोशिश की जा रही है कि 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक का जो आयोजन है इसको सकुशल संपन्न कराया जाए और जो केजीएमयू प्रशासन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन सभी आरोपों को इस खिचड़ी भोज के जरिए धो दिया जाए। प्राची, बहुत शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर वाराणसी के मणिकर्णिका घाट को लेकर जारी घमासान को लेकर विपक्ष के रीडेवलपमेंट के नाम पर मंदिर और प्रतिमाएं तोड़े जाने के आरोप के बाद वाराणसी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने भ्रम फैलाने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की।
इसमें आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बिहार से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हैं। प्राचीन मंदिर और मूर्तियों को ध्वस्त करने वाला महमूद गजनवी का अनुयायी ही होगा, ऐसा पोस्ट उन्होंने लिखा। संजय सिंह ने कहा कि वो इस तरह की कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह ने फिर से आरोप लगाया कि मणिकर्णिका घाट पर अहिल्या देवी की प्रतिमा तोड़ी गई है। विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पर वाराणसी में विरासत के साथ छेड़छाड़ हो रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि किसी भी मंदिर में तोड़फोड़ नहीं हुई है। पुलिस के एक्शन पर संजय सिंह ने कहा कि अपने पाप छिपाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ के आप देख रहे हैं कहां पड़ी हुई है। ये मैंने बनाया है। दिमाग खराब हो गया भाजपाइयों का, पागल हो गए हैं सत्ता के अहंकार में। अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार के लोग वो कह रहे हैं घाट पे मंदिर तोड़े गए, तो आप ये सोच रहे हैं कि अपने पाप और गुनाह छिपाने के लिए संजय सिंह पे एफआईआर कर दो, सब मामला दब जाएगा। जाके काशी के लोगों से पूछो मणि तोड़ी कि नहीं तोड़ी, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ी कि नहीं तोड़ी। और ये बेशर्म लोग सोच रहे हैं कि मुकदमा लिख दिया काम हो गया इनका, 4 मुकदमा और लिख दो। तो विपक्षी नेता सरकार पर सच छिपाने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मणिकर्णिका का सच क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। किस तरह मणिकर्णिका घाट पर मंदिर का झूठ फैला है, क्या है इसके सबूत देख लीजिए। पुलिस का कहना है कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिर तोड़ने के नाम पर एआई जनरेटेड तस्वीर डाली गई। ये तस्वीर कुंभ महादेव मंदिर की है, जिसमें छेड़छाड़ कर इसे मणिकर्णिका की इमेज बताया गया। अब तकनीकी टीम के साथ वाराणसी की चौक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस टीम ने कुंभ महादेव मंदिर का निरीक्षण किया, जीपीएस वाली तस्वीर भी ली, इसे मीडिया के साथ साझा भी किया है। इसमें एक एफआईआर मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट का काम कर रही कंपनी ने दर्ज कराई, जबकि दूसरी एफआईआर अपर नगर आयुक्त ने दर्ज कराई है। हमारी मौजूदगी इस समय काशी के मणिकर्णिका घाट पर है और मणिकर्णिका घाट की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी सरकार पर काशी के पुराने इलाकों के साथ साथ जो भौगोलिक परिस्थिति है उसको बिगाड़ने का आरोप लगा रहा है, सभ्यता को खत्म करने का आरोप लगा रहा है। मणिकर्णिका घाट की जो पुरातन सभ्यता है उसके अवशेष खत्म करने की बात कर रहा है। दरअसल ये पूरा मामला तब सामने आता है जब मणिकर्णिका घाट पर सीएसआर फंड से यहाँ पर बाकायदा जो सौंदर्यीकरण का काम होता है उसकी शुरुआत की जाती है और उसके बाद यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई भी होती है, कुछ जगहों को तोड़ा भी जाता है, जिसके बाद विपक्ष इस बात को लगातार कहना शुरू कर देता है कि मणिकर्णिका घाट की जो विशेषता है वो विशेषता इसका पुरातत्व है, इसका पुरातत्व जो इतिहास है वो है। और इसलिए ये विपक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि ये पूरा मणिकर्णिका घाट है जहां पर काशी समेत पूरे पूर्वांचल के लिए कहा जाए, उत्तर प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए बोला जाए, बिहार के लिए बोला जाए, सभी लोग यहाँ पर आते हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए।